साउथ एशिया आज एक ऐसे जंक्शन पे खड़ा है जहां न्यूक्लियर डेटरेंस, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल अलाइनमेंट्स एक दूसरे में उलझे हुए हैं। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो रहमान की गवर्नमेंट है वो मेरे ख्याल है प्रैग्मेटिक रीसेट की कोशिश कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट अल्ट्रा वायरस के तौर पर एक्सरसाइज करती है, वो अपने आसपास के ममालिक के ऊपर भी एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही है। बेलफेयर सेंटर के फ्रेमवर्क्स में मिडल पावर्स वो हैं जो यूएस चाइना कंपटीशन के बीच में ख़ुद को पोजीशन करते हैं, फ्लूइड कोalitions बनाते हैं और सिक्योरिटी के कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स बनने की कोशिश करते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर नकवी साहब तेहरान गए और ईरान के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने इसको यूएस रिलायंस कम करने का एक सिग्नल कहा है, थ्रेट नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मरियम फातिमा और मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ अपने प्रोग्राम लाइन ऑफ थॉट के साथ। मैं अपने आज के एपिसोड में आपसे दो बहुत करंट सिचुएशंस के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले मेरा जो तज्ज़िया होगा वो साउथ एशिया के अंदर करंट डेवलपमेंट्स के बारे में होगा और उसके बाद मैं रीजनली मक्का एग्रीमेंट के बारे में आपसे बात करूँगी और इन सब मामलात को मैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के थ्रू आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी। ये सब का सब जो तज्ज़िया है मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि साउथ एशिया आज एक ऐसे जंक्शन पे खड़ा है जहाँ न्यूक्लियर डेटरेंस, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल अलाइनमेंट्स एक दूसरे में उलझे हुए हैं। 2025 के मई के इंडिया पाकिस्तान की जो 4 रोज़ा जंग थी, इसके बाद से बायलैटरल चैनल्स तकरीबन फ्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन ये फ्रीज़ सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं है। इसके साथ ही बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई है वो साउथ एशिया के पूरे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को नए तरीके से रीडिफ़ाइन कर रही है। 2024 के स्टूडेंट लेड जुलाई अपराइजिंग ने शेख हसीना को हटा दिया और उनका इंडिया में जो रेफ्यूज लेना था, फिर उसके बाद फरवरी 2026 के इलेक्शंस में BNP के जो तारिक रहमान साहब थे उनकी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी और अब अगस्त 2026 के शुरू में हसीना का दिल्ली से मीडिया एड्रेस, ये सिलसिला इंडिया की रीजनल हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। हसीना ने 5 अगस्त को अपराइजिंग की 2nd एनिवर्सरी पर न्यू दिल्ली से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दिसंबर में वापस आने का ऐलान किया, चाहे उन्हें डेथ सेंटेंस ही क्यों ना हो। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने, गवर्नमेंट ने इसको सॉवरेनिटी का सीधा सीधा एफरेंट कहा है। शेख हसीना के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में वो हैं कन्विक्टेड जेनोसाइडर के, और उसको वो इंडियन सॉइल के ऊपर समझते हैं कि उन्होंने उनको और इंडियन सॉइल के ऊपर पनाह दी हुई है और उनको उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की वजह से बेसिकली बांग्लादेश की जो सॉवरेनिटी है उन्होंने उसको वायलेट किया है। और सबसे ज़्यादा एक अहम बात यह है कि इन सारे रीसेट एफर्ट्स जो कि इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को नज़र आ रहे हैं उस पर बांग्लादेश ने इंडिया को वार्न किया है। बीजेपी के अंडर इंडिया ने हसीना के दौर में बांग्लादेश को तकरीबन अपने क्लाइंट स्टेट के तौर पर इस्तेमाल किया और ट्रीट किया। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट साइन हुए, सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के आपस में इन्होंने पैक्ट साइन किए, साथ ही साथ एंटी पाकिस्तान अलाइनमेंट भी रही। इन सब मामलात को अगर देखें तो इससे समझ में आती कि बांग्लादेश की अपनी कोई सॉवरेनिटी नहीं थी और वो मुसलसल इंडिया के इशारों पर चल रहा था। लेकिन जब अपराइजिंग हुई तो इसके बाद एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में बहुत डीप हो गया है। उनकी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी यूनुस साहब की, उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के साथ टिल्ट किया और उनकी तरफ जो है झुकाव अपना स्टार्ट किया। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो रहमान की गवर्नमेंट है वो मेरा ख्याल है प्रैग्मेटिक रीसेट की कोशिश कर रही है, लेकिन हसीना वाजिद की गवर्नमेंट का इंडिया की तरफ झुकाव, उनका इंडिया के अंदर इस वक्त लेना, पनाह लेना और बॉर्डर पर पुशंस जिसमें इंडियन नेशनलिस्ट भी बांग्लादेश के अंदर जो है लोगों को धकेल रहे हैं, ये सब का सब इस वक्त बांग्लादेश के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। गेंजेस वाटर ट्रीटी की एक्सपायरी और वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बाद जो सिचुएशन है बांग्लादेश और इंडिया में, वो मेरा ख्याल है कि उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इस तरह बयान कर सकते हैं, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। ये एक कैंपेन है जो कि इंडिया ने शुरू की हुई है और ये ढाका को एक मैसेज दे रही है कि न्यू दिल्ली अब भी पुरानी पैटर्न क्लाइंट डायनामिक्स से बाहर नहीं निकल रहा। इस वजह से बांग्लादेश चाइना से $9 बिलियन इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट जो है अपने अंदर जो है एक्सेप्ट कर चुका है और उसके अंदर डील्स उसने साइन की है। साथ ही साथ अगर हम तीस्ता रिवर की बात करें, इसकी जो मैनेजमेंट है इसके ऊपर टॉक्स हो रहे हैं। और अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो बांग्लादेश और चाइना आपस में डिफेंस कोऑपरेशन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट सीधा इंडिया पाकिस्तान राइवलरी को अफेक्ट करती हैं, जब बांग्लादेश जो कि पहले इंडिया के लिए एक रिलायबल ईस्टर्न फ्लैंक था, अब वो मल्टी अलाइनमेंट अडॉप्ट कर रहा है।
اس سے ظاہر ہے انڈیا کو اپنے انٹرسٹ کے اوپر ایک زد پڑتی ہی محسوس ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش کی جو نیو گورنمنٹ ہے اس نے ایک پریگمیٹک ری الائنمنٹ ریجن کے اندر کی ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو دوبارہ استوار کیا ہے، جو میرا خیال ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کا ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو ایک ان کے اندر عنصر تھا یا وہ اس کی ایکسپیکٹیشن تھی وہ ان کو کم ہوتی ہوئی اور معدوم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ پیس اور سیکیورٹی کے لیے یہ خطرہ اس طرح ہے کہ یہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے اندر بی جے پی گورنمنٹ اس طرح کی تمام پالیسیز کو فالو کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان پاورز کو جو کہ بی جے پی گورنمنٹ الٹرا وائرس کے طور پر ایکسرسائز کرتی ہے وہ اپنے آس پاس کے ممالک کے اوپر بھی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر بنگلہ دیش کو دیکھیں تو اس کی سچویشن تھوڑی سی مشکل اس لیے ہے کہ ایک طرف اس کے انڈیا ہے اور پھر وہ چائنا سے بھی ری الائنمنٹ کر رہا ہے، تو اس میں بیسیکلی بنگلہ دیش کے لیے زیرو سم گیم چل رہی ہے۔ اس میں تیسرا پلیئر بنگلہ دیش اگر ہے تو ایکسٹرنل پاورز چائنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا ہے، اور میرا خیال ہے بنگلہ دیش کو اپنی اسپیس خود تلاش کرنی پڑے گی۔ اگر ہم بی جے پی کی پالیسیز کی طرف دیکھیں تو انہوں نے شیخ حسینہ واجد کو اسائلم دیا ہے، شیلٹر دیا ہے، پانی کو انہوں نے ویپنائز کیا ہے، اس کی دھمکیاں وہ پاکستان کو مسلسل دے رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو جو ریجنل آئسولیشن کی کیمپینز ہیں اس کے اندر بھی انڈیا نے کافی حد تک اصلیت تو دکھائی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اس کے اپوزٹ ریزلٹس آئے ہیں۔ انڈیا کے یہ تمام اطوار پاکستان کو گلف کنٹریز، چائنا اور ترکی کے قریب لے کر آئے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش میں اینٹی انڈیا سینسس بہت حد تک ڈیولپ ہو گیا ہے، اور اٹ از آلموسٹ اے بائی پارٹیسن سینسس دیٹ ہیز ڈیولپڈ ان بنگلہ دیش۔ یہ ٹرانسگریشنز اس لیے ہیں کیونکہ بی جے پی گورنمنٹ کی شارٹ ٹرم پولیٹیکل گینز جو کہ وہ اپنی ڈومیسٹک ہندوتوا نیریٹو کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپناتے ہیں، اس کی وجہ سے مائنورٹیز بھی ایگریویٹڈ اور وائلیٹڈ فیل کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس پورے خطے کے اندر اگر ہم لانگ ٹرم بیسس پہ ان پالیسیز کو دیکھیں تو اس پورے خطے کی اسٹیبلٹی کو بہت بری طرح اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس سب کا نتیجہ کیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا اب ملٹی پولر فریگمنٹیشن کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ سارک ڈیڈ ہے، کنیکٹیوٹی پروجیکٹ سٹک ہیں، اور ہر ملک اپنی سیکیورٹی کو لے کر اس پورے خطے میں پریشان ہے، کیونکہ انڈیا ایک ہیجمونک پلیئر کے طور پر موجود ہے، تو اس لیے جو باقی ممالک ہیں وہ ایکسٹرنل بیلنسز کے ساتھ الائن کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی الائنمنٹ شفٹ کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال اس خطے کے لیے ایک ٹاکسک انوائرمنٹ بنا رہی ہے، کیونکہ ایسکیلیشن لیڈر اب بائی لیٹرل نہیں ملٹی لیٹرل ایکٹرز کے اوپر کنسسٹ کرتی ہیں۔ ابھی ساتھ ہی اگر میں اسی کانٹیکسٹ سے مکہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ کی طرف آؤں اور اس کے اوپر بات کروں، یہ اگریمنٹ 7 اگست 2026 کو سائن ہوا۔ یہ صرف ایک ڈیفنس پیکٹ نہیں بلکہ ایمرجنگ ملٹی پولر آرڈر کا کلاسیکل کیس ہے۔ کانسیپشل فریم ورک کے حساب سے اگر میں آپ سے اس کے اوپر تجزیہ شیئر کروں تو یہ مڈل پاور کولیشنز اور منی لیٹرلزم کا پرفیکٹ ایگزامپل ہے، جو ٹریڈیشنل ریجڈ الائنسز سے الگ ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے کولڈ وار کے دوران بائی پولر بلاکس تھے، پھر یونیپولر ہب اینڈ اسپوک سسٹم جس میں یو ایس جو ہے وہ پوری دنیا کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا تھا۔ اب فریگمنٹڈ ملٹی پولیرٹی میں اسٹیٹس ویریبل جیومیٹری اڈاپٹ کر رہے ہیں، ایشو اسپیسیفک اپنی پالیٹکس رکھ رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی وہ فلیکسیبل اوور لیپنگ پارٹنرشپس کی طرف جا رہے ہیں جو اسٹریٹجک اٹانومی کو پریزرو کرتی ہیں۔ مارک سرنی جیسے تھنکرز مڈل پاورز کو کولیشنز آف دا ولنگ کے تھرو اسٹیبلٹی پریزرو کرنے والے ایکٹرز کے طور پر کہتے ہیں۔ بیلفر سینٹر کے فریم ورکس میں مڈل پاورز وہ ہیں جو یو ایس چائنا کمپٹیشن کے بیچ میں خود کو پوزیشن کرتے ہیں، فلوئڈ کولیشنز بناتے ہیں اور سیکیورٹی کے کنزیومر سے پروڈیوسرز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکہ ایگریمنٹ اسی فنومینا کا ایک کنکریٹ مینیفیسٹیشن ہے۔ یہ پیکٹ سعودی عربیہ جو کہ اپنا اکنامک ویٹ رکھتا ہے، ساتھ ہی سعودی عربیہ ایک انرجی ہب ہے اور ویژن 2030 کے انڈر ڈیفنس لوکلائزیشن چاہتا ہے۔ اس کا جو دوسرا پارٹنر ہے ترکی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک نیٹو ممبر ہے، ایڈوانس ڈیفنس انڈسٹری، ملٹی ڈائریکشنل فارن پالیسی رکھتا ہے، اور اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو نیوکلیئر کیپیبلٹی، کامبٹ ایکسپیرینس اور گلف سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر ایک ہسٹری بھی لگتا ہے جو کہ ایک ڈیفنسک فریم ورک میں لے کر آتا ہے ان تمام پارٹنرز کو۔ اس کے اندر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ
आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के ऊपर बेस्ड है और वो कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। अटैक ऑन वन इज़ कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल। यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 51 है ये उसके ऊपर बेस्ड है और कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है, लेकिन ये नेटो जैसा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर नहीं, ये लेयर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा है, जहाँ बायलैटरल पैक्ट्स जैसे पाकिस्तान सऊदीया का 2025 का पैक्ट, रीजनल फोरम्स की अगर हम बात करें जिसमें GCC और ग्लोबल अलाइंसेस जैसे कि नेटो और तुर्की, इनके साथ एक नया लेयर्ड एडिशन है। ये फिनोमेना ये है कि मिडल पावर्स को अब ग्रेट पावर्स की गारंटीज़ पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। US ईरान वॉर 2026 ने ये दिखाया है कि अमेरिकन अम्ब्रेला गल्फ स्टेट्स को फुली प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। इरानियन स्ट्राइक्स, हुर्मुज़ की डिस्ट्रप्शन, एनर्जी कॉस्ट्स का बढ़ जाना, ये तमाम के तमाम वो तमाम सिचुएशन थी जिसकी वजह से सऊदीया ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू की। ये स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, बैंड वैगनिंग नहीं। सऊदी US से दूर नहीं हो रहा, तुर्की नेटो से नहीं निकल रहा, पाकिस्तान चाइना से अलग नहीं हो रहा, बल्कि वो एडिशनल ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं ताकि किसी एक गारंटर की रिलायबिलिटी फेल होने पे अल्टरनेटिव्स मौजूद हों। नए अलायंसेस का ये पैटर्न ग्लोबल है। इंडो पैसिफिक में क्वाड, ऑकस, I2U2 जैसे मिनी लैटरल्स ये रिजिड ब्लॉक्स की निशानदेही करते हैं, लेकिन ये वाला फ्रेमवर्क ये काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है और इसके अंदर रिजिडिटी नहीं। मिडिल ईस्ट में भी अब यही हो रहा है। ये अलाइंसेस आइडियोलॉजी ड्रिवन, जिसको इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, ये उस तरह के अलाइंस नहीं है, रियल पॉलिटिक ड्रिवन है, स्टेट इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, शेयर्ड वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर बेस्ड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज़ और ऑटोनॉमी की तलाश है ये सारे के सारे मनीलैटरल फ्रेमवर्क्स और इस तरह का जो ये एग्रीमेंट है। अब मैं बात करती हूँ ईरान की। बहुत सारी मैंने डिस्कशन सुनी कि ये एग्रीमेंट जो है ईरान के ख़िलाफ़ है। ये ईरान के ख़िलाफ़ कतई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने फ़ौरन अराक्ची साहब को ब्रीफ़ किया है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर नकवी साहब तेहरान गए और ईरान के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने इसको US रिलायंस कम करने का एक सिग्नल कहा है, थ्रेट नहीं। हार्डलाइनर्स ऑफ कोर्स ईरान के अंदर इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर उनके साथ इंगेजमेंट जारी है। ये मल्टीपोलैरिटी में कंसर्ट ऑफ पावर्स की तरफ इशारा है, जहाँ रीजनल एक्टर्स खुद सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स शेप करते हैं। चाइना इसको पॉजिटिवली देखता है क्योंकि ये US मोनोपोली को डाइल्यूट करता है और पाकिस्तान चाइना टाइज को स्पेस देता है। रशिया भी मल्टीपोलर विजन से मैच करता है। इसराइल के मीडिया और पॉलिटिशियंस में कंसर्न है और बहुत सारे क्वार्टर्स से इसको एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी एक्सिस कहा जा रहा है। इंडिया इसराइल टाइल्स स्ट्रेंथन करने की बातें हो रही हैं, लेकिन ये मिस रीडिंग है। पैक्ट प्राइमरीली गल्फ सिक्योरिटी और पोस्ट वार वैक्यूम को फिल करने के लिए है। ईरान को किसी भी किस्म का इससे कोई भी अंदेशा या कंसर्न या कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेमवर्क ओपन एंडेड है। इसमें किसी भी किस्म का कोई सेक्टेरियनिज्म इन्वॉल्व नहीं है और रीजनल डायलॉग जिसमें ओमान के थ्रू हुर्मुज़ R4 फॉर्मेट्स को स्पेस देता है। US अम्ब्रेला फिनिश नहीं हुआ, लेकिन उसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ख़त्म हो रहा है। अब ओवरलैपिंग लेयर्स हैं सिक्योरिटी की। ये फिनोमेना डीप है। जब ग्रेट पावर्स अनरिलायबल या ओवर स्ट्रेच्ड होते हैं तो मिडल पावर्स का वर्क अराउंडिंग जो है दे वर्क अराउंड सच सिचुएशंस, आपस में नेटवर्क्स बनाकर एक्सपोजर कम करते हैं। मक्का एग्रीमेंट इसी का एक हिस्सा है। साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जहाँ बांग्लादेश ऑलरेडी मल्टी अलाइनमेंट अडॉप्ट कर चुका है और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस आजकल फ्रोजन है, तो ये पैक्ट पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस दे रहा है, जो BJP की आइसोलेशन पॉलिसी की कॉन्ट्ररी रिजल्ट्स दे रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो दोनों डेवलपमेंट्स बांग्लादेश के अंदर जो ट्रांजिशन हो रही है और जो मक्का एग्रीमेंट है, ये दिखाते हैं कि साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट अब यूनिपोलर या बायपोलर लॉजिक से बाहर निकलकर फ्लूइड मल्टी लेयर्ड ऑर्डर में एंटर हो रहे हैं। और पीस तभी पॉसिबल है जब स्टेट्स रिजिड जीरो सम से हटकर प्रैग्मेटिक डाइवर्सिफिकेशन अडॉप्ट करते हैं, वरना एस्केलेशन रिस्क बढ़ते रहेंगे। ये मेरी आज की रिसर्च के एनालिसिस है और मेरा ख्याल है कि मैं आपके जो भी थॉट्स होंगे उनको वेलकम करूँगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं कल दोबारा आपके पास हाज़िर होंगी अपने और थॉट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।